दीदी योजना से सशक्त होंगी महिलाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकास के लिए आधी आबादी की भूमिका अहम। जैसलमेर में लखपति दीदी सम्मेलन में 45 लाख महिलाओं को मिली बड़ी सौगात। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात का करेंगे दौरा। अहमदाबाद और कलोल में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नवरंगपुरा में गुजरात साहित्य महोत्सव का भी करेंगे उद्घाटन। गुजरात के तट पर 20 भारतीयों को ले जा रहे जहाज पर ड्रोन हमले के बाद भारत ने की त्वरित कार्रवाई। 20 भारतीयों को बचाने के लिए भेजे जहाज। उत्तरी गाजा में इजरायली टैंक की गोलाबारी जारी। नेतन्याहू से बातचीत के बाद बाइडेन ने दी सफाई, युद्ध विराम के लिए नहीं कहा। अफ्रीकी देश बुरुंडी में गोलाबारी, हमलावर की 20 लोगों की हत्या करी गई। बुरुंडियन सशस्त्र विद्रोही समूह रेड तबारा ने हमले की ली जिम्मेदारी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के महिला टीमों के बीच खेले जा रहे मुंबई टेस्ट का आज अंतिम दिन। तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 233 रन बनाकर बनाई 46 रन की बढ़त। आज भारत की ऑस्ट्रेलिया को बड़ी बढ़त लेने से रोकने की होगी कोशिश। उत्तर भारत के राज्यों में बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने कहा, कोहरे से 3-4 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। रोहतांग के अटल सुरंग क्षेत्र के पास हुई ताजा बर्फबारी से तापमान में गिरावट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जानते हैं इन सभी खबरों को अब विस्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश को विकसित बनाने में महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। जैसलमेर में लखपति दीदी सम्मेलन में 45 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात सौंपने के बाद राष्ट्रपति ने सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के काम महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं की कार्य में समान भागीदारी से सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी होती है। कोई भी देश अपने 50% आबादी की उपेक्षा कर आगे नहीं बढ़ सकता। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन और आकलन ये रेखांकित करते हैं कि अगर वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो तो भारत की जीडीपी में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है। देशवासियों का प्रण है कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में आजादी की शताब्दी मनाए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ये तभी संभव है जब देश की प्रत्येक महिला सबला हो, आत्मनिर्भर हो और सशक्त हो। महिला सशक्तिकरण अपने आप में महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की वर्कफोर्स में समान भागीदारी सामाजिक और आर्थिक प्रगति में भी अहम योगदान देती है। कोई भी देश अपने 50% आबादी की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकती है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन एवं आकलन ये रेखांकित करते हैं कि अगर वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो तो भारत की जीडीपी में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज गुजरात का दौरा करेंगे। अमित शाह अहमदाबाद और कलोल में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिजनों के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री पानसर तालाब का लोकार्पण एवं विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अमित शाह विशाल एकता सम्मेलन में भाग लेंगे और सरदार पटेल जी की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी। इसके साथ ही गृह मंत्री गांधीनगर जन्म महोत्सव द्वारा आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता का भी शुभारंभ करेंगे। अमित शाह नवरंगपुरा में गुजरात साहित्य महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे।
खबर गुजरात के पोरबंदर तट से, जहां लगभग 217 समुद्री मील दूर एक व्यापारिक जहाज पर एक ड्रोन ने हमला कर दिया। हमले की सूचना मिलते ही भारतीय कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना जो है वो सतर्क हो गए। भारतीय एजेंसियों ने व्यापारिक जहाज केम प्लूटो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विमान भेजा और उससे संचार स्थापित किया। नौसेना ने भी सहायता के लिए युद्धपोत भेजा है। कोस्ट गार्ड स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। जहाज के चालक दल में लगभग 20 भारतीय और एक वियतनामी नागरिक शामिल है। ड्रोन हमले में कोई घायल नहीं हुआ और सभी लोग सुरक्षित हैं। हमले के बाद अपने नुकसान का आकलन कर जहाज मुंबई के लिए रवाना हो गया। अब ये जहाज कोस्ट गार्ड के डॉनियर विमान की सुरक्षा में ही मुंबई तक का सफर तय करेगा। विमान ने केम प्लूटो के साथ संचार भी स्थापित किया। कोस्ट गार्ड अधिकारियों का कहना है कि जहाज मुंबई आ सकता है और इसी के साथ चालक दल ने स्टीयरिंग संबंधी दिक्कतों के कारण एस्कॉर्ट की सहायता भी मांगी है। वहीं भारत का विक्रम जहाज पूरे रास्ते केम प्लूटो की सुरक्षा करेगा। कोस्ट गार्ड केंद्र स्थिति पर भी लगातार पैनी निगाह रखे हुए हैं। वहीं भारतीय नौसेना ने भी सुरक्षा के लिए एक युद्धपोत भेजा है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात करीब 10 मिनट चली, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। आगामी 29 दिसंबर को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, जिसमें ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने की चर्चा तेज है। इस बीच अचानक नीतीश कुमार आज ललन सिंह से मिलने पहुंचे। माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इसी चर्चा को इस मुलाकात से विराम देने की कोशिश की है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं। वी मुरलीधरन ने फुजैरा में प्रवासी भारतीयों के एक सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद मुरलीधरन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि भारत सरकार प्रत्येक भारतीय के साथ है, भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। Prime Minister Narendra Modi ji has been always putting across the point that the government of India is there for the welfare of every Indian wherever he stays. So in that context, making the life of every Indian community member in UAE, making their life better, the welfare of those Indian members of the diaspora, the community's efforts are being supplemented by the government, and the consulate has been making all efforts to see that those issues are solved. पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा कि मैदानी इलाकों में कोहरे से 3-4 दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फ की वजह से पंजाब और हरियाणा में दूर दराज के स्थानों पर मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माही और लक्षद्वीप में अगले 4 दिनों तक हल्की से लेकर मध्यम बारिश जारी रह सकती है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा के साथ साथ हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के आसार है, जबकि पंजाब के कुछ भागों में अगले 4 दिनों तक बहुत घने कोहरे की स्थिति रह सकती है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में कल तक के न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का अनुमान है और पूर्वी भारत का न्यूनतम तापमान अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। रोहतांग के अटल सुरंग क्षेत्र के पास हुई ताज़ा बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रांची के गाड़ी गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। साथ ही यहां कई जो लाभार्थी हैं उन्हें विभिन्न योजनाओं के निबंधन में भी
उन्हें जागरूक किया गया और पुराने जो लाभार्थी हैं उन्होंने योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। आइए सुनते हैं। रांची के गाड़ी गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों में खूब उत्साह देखने को मिला। मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभुक ने अपनी कहानी अपनी जुबानी बताई और इस योजना से जीवन में हो रहे बदलाव से लोगों को रूबरू कराया। अभी पक्का मकान हो गया है, अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मोदी जी ने जब से आवास का योजना को निकाले तो उसके बाद हमें भी पक्का मकान मिला और हमने घर बनाया, तो आज हमारे पास पक्का मकान है मोदी जी के द्वारा। मौके पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों ने भी अपनी कहानी सुनाई। महिलाओं ने बताया कि जब घर में गैस सिलेंडर नहीं था तो जीवन धुएं और स्वास्थ्य की परेशानियों से घिरा हुआ था, लेकिन इस योजना ने अब उनके जीने का तरीका बदल दिया है। हमारे गाड़ी गांव में मोदी जी का शिविर लगा है और इसमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिलने के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मोदी जी के वजह से हम सभी महिलाओं को मुफ्त में गैस मिला, इसके लिए मैं मोदी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। संकल्प यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने डाकघर में बचत खाता खोलने के लिए फॉर्म भरा और अपने आधार का अपडेशन कराया। इस मौके पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जहां लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। तो फ़ायदा क्या क्या मिल रहा है सरकार की तरफ से, इनके बारे में बताया जा रहा है। डाकघर का अकाउंट खुला जा रहा है और भी आधार कार्ड सुधारा जा रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मोदी जी को तो धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग को कोरोना काल की वजह से राशन मुफ्त में मिला जा रहा है। मौके पर जागरूकता वैन के माध्यम से लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया। रांची से करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम से जुड़ी हुई। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम हमारी संस्कृति और भारतीयों के बीच गहरे जुड़े संबंधों का जश्न मनाता है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे लेकर जाता है, जिसकी पहचान आध्यात्मिक विश्वासों में भी निहित है। काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण में साहित्य, प्राचीन ग्रंथ, दर्शन, अध्यात्म, संगीत, नृत्य, नाटक, योग और आयुर्वेद पर व्याख्यान भी होंगे। इसके अलावा नवाचार, व्यापार, ज्ञान विनिमय, शिक्षा, तकनीक और अगली पीढ़ी के जो प्रौद्योगिकियां हैं उस पर भी संगोष्ठी कराने की योजनाएं बनाई गई हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। काशी तमिल संगमम के तहत वाराणसी के दौरे पर पहुंचे तमिलनाडु के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य काशी की संस्कृति से रूबरू हुए। प्रतिनिधिमंडल ने हनुमान घाट का दौरा किया और आचार्यों से वाराणसी के विभिन्न घाटों के इतिहास और संस्कृति की जानकारी ली। प्रतिनिधियों ने घाट पर स्थित प्राचीन मंदिरों का भी दौरा किया। समूह के सदस्यों ने हनुमान घाट स्थित तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती के आवास जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कांची मठ का भी दौरा कर मठ के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल की। I'm from Kashi. Krishna's temple darshan is good darshan for Kashi Tamil Sangam.
Jai Bharat, Vande Bharat. Best experience in my life. Nobody can see other persons are like this. But I am, God gives my opportunity with our national pride leader Modi ji. Namaste. काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु से आए प्रतिनिधिमंडल के एक समूह ने प्रयागराज पर संगम क्षेत्र में वीआईपी घाट का दौरा किया। यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य काफी खुश नजर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। हम चेन्नई से आए हैं और यहाँ हमारा वीआईपी जैसे स्वागत किया जा रहा है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हम बहुत खुश हैं। जब हम वापस लौटेंगे तो हम लोगों को मोदी जी के द्वारा हमारे लिए किए गए काम और काशी की महानता के बारे में बताएंगे। इस भव्य स्वागत कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आयोजकों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। वहीं काशी तमिल संगमम के तहत चेन्नई से काशी की यात्रा पर 5वीं ट्रेन चेन्नई के एमजी रामाचंद्रन सेंट्रल स्टेशन से रवाना हुई। ट्रेन में किसान, कला, संस्कृति से जुड़े 216 प्रतिनिधि काशी आ रहे हैं। चेन्नई में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉल्फिन श्रीधर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने ट्रेन को रवाना किया। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को नजदीक लाना है, देश की साझा विरासत की समझ विकसित करना और इन क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंध को और मजबूत करना आयोजन का मकसद है। काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण भारत के बीच ऐतिहासिक एवं सभ्यता संबंधी कई पहलुओं से जुड़ा है। काशी और तमिलनाडु प्राचीन भारत में संस्कृति और शिक्षा के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। ऐसे में काशी तमिल संगमम का लक्ष्य साझा विरासत की समझ का निर्माण और इन दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करते हुए ज्ञान और संस्कृति की इन दो परंपराओं को एक साथ लाना है। दो संस्कृतियों के बीच प्राचीन बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक संबंधों के बारे में फिर से जानकारी प्राप्त करना और इन्हें सशक्त बनाना भी आयोजन का प्रमुख लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूं? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सेना ने पुंछ जिले में एक आतंकवाद रोधी अभियान स्थल के पास मृत मिले 3 नागरिकों के परिजनों की मौत की जांच के सिलसिले में पूरा सहयोग करने की घोषणा की। साथ ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 3 नागरिकों के परिजनों को मुआवजा और नौकरियां देने की घोषणा की है। राजौरी और पुंछ जिले में कल तड़के से ही मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद है। सुरक्षा बलों ने हमले के पीछे के आतंकवादियों का पता लगाने के लिए पहाड़ी इलाकों और अन्य स्थानों पर तलाशी अभियान तेज कर दिया।
तलाशी अभियान में हेलीकॉप्टर, ड्रोन और पैरा कमांडो को तैनात किया गया। खबरों के मुताबिक सुरक्षा बल और पीर पंजाल पहाड़ों और अन्य ऊपरी इलाकों में प्राकृतिक गुफाओं को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोनों सीमावर्ती जिलों में सक्रिय लगभग 30 विदेशी आतंकवादियों ने वहां शरण ले रखी है। अन्य संदिग्ध जो हैं वो छिपने के लिए स्थानों के अलावा जंगलों और संवेदनशील क्षेत्रों में भी सेना, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से निगरानी की जा रही है। शांति बनाए रखने के लिए जुड़वा जिलों के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल के वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वाराणसी स्थित बिशप हाउस में क्रिसमस मिलन संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हर धर्म संप्रदाय के लोग शामिल हुए। इस मिलन समारोह में सभी धर्म के धर्म गुरुओं ने शांति का संदेश दिया। स्कूली बच्चों ने गायन और नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया और इस अवसर पर प्रत्येक धर्म के धर्म गुरुओं ने शांति संदेश के साथ साथ लोगों को क्रिसमस की भी बधाई दी है। ये उनके खुशी का मौका है, तो खुशी हम लोग भी साझा करने आए हैं और पीस पर बातें हुई और अलग अलग विषय के यहाँ विद्वान भी आए हैं, हर धर्मों से आए हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। ये मुसलमानों के लिए भी और जो क्रिश्चियन समाज के लोग हैं उनके लिए भी ये खुशी का दिन है और इस मौके पर यहाँ पे बिशप हाउस में ये प्रोग्राम तमाम मज़ाहिब के लोगों को बुलाकर किया गया। ऐसा लगा कि पूरा बनारस उमड़ गया है, खुशी मना रहा है और अच्छा लगा कि सब धर्म के लोग आए। ये हर वर्ष हम कराते हैं कृष्ण जयंती के खुशी को सबके साथ साझा करने के लिए और सबको एकत्रित करने के लिए, ईश्वर प्रेम को फैलाने के लिए, विश्व में शांति का बढ़ावा देने के लिए। रुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। गाजा में इजरायली सेना के भीषण हमले जारी है। गाजा के सबसे बड़े शरणार्थी क्षेत्र जबालिया में इजरायली विमानों ने बमबारी की तो टैंकों से गोलाबारी की गई। इजरायली टैंक अब शहर में दाखिल हो गए हैं। हमास ने दावा किया कि उसने 5 इजरायली टैंक नष्ट कर दिए। 78 दिनों के युद्ध में गाजा में शनिवार को 201 लोग मारे गए और मृतकों की संख्या बढ़कर 20,258 हुई, जबकि इजरायल के 140 सैनिक मारे गए हैं। बंधकों की रिहाई के बदले हमास की स्थायी युद्ध विराम की शर्त पर शांत रहते हुए इजरायल ने गाजा में अब हमले तेज कर दिए हैं। बुरुंडी सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि पड़ोसी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो स्थित एक विद्रोही समूह के हमले के बाद बुरुंडी में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। प्रवक्ता जेरोम नियोनजिमा ने एक बयान में कहा कि मारे गए लोगों में 12 बच्चे और 3 महिलाएं थीं, जिनमें से 2 गर्भवती थीं। हमले में कांगो के साथ तांगानिका झील के सीमा के करीब पश्चिमी शहर वुग्जो में कल शाम 9 घरों को निशाना बनाया गया। पूर्वी कांगो के दक्षिण किवू में स्थित एक बुरुंडियन सशस्त्र विद्रोही समूह रेड तबारा ने एक्स पर एक पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी ली है। नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार कर चुके समूह ने 9 सैनिकों और एक पुलिस अधिकारी को मारने का दावा किया। बुरुंडियन अधिकारी रेड तबारा को एक आतंकवादी आंदोलन मानते हैं। ये समूह पहली बार 2011 में सामने आया और 2015 के बाद से इस पर बुरुंडी में कई हमलों का आरोप भी लगाया गया है। खबर अमेरिका से, जहां कैलिफोर्निया में एक हिंदू मंदिर को नुकसान पहुंचाने की घटना की निंदा की गई और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रयासों का स्वागत किया गया। अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हम कैलिफोर्निया में श्री स्वामीनारायण मंदिर को नुकसान पहुंचाने की घटना की निंदा करते हैं। हम नेवाक पुलिस विभाग के प्रयासों का भी स्वागत करते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। कैलिफोर्निया के नेवाक में श्री स्वामीनारायण मंदिर में भारत विरोधी नारे लिखने के साथ नुकसान न पहुंचाने की घटना हुई। पुलिस संभावित घृणा अपराध के रूप में इस मामले की जांच कर रही है। खबरें खेल जगत से। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच मुंबई के वानखेड़े में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में आज चौथे और अंतिम दिन का खेल खेला जाएगा। इससे पहले तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में
5 विकेट पर 233 रन बना लिए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को 46 रन की बढ़त हासिल हुई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ताहिलिया मैकग्रॉथ ने 73 रन की पारी खेली, वहीं एलिस पेरी ने 45 रन बनाए। कप्तान एलेसा हिली ने 32 रन का योगदान दिया। इससे पहले भारत की पहली पारी 406 रन पर समाप्त हुई और भारत को 187 रन की बढ़त मिली। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 78 रन की पारी खेली, जबकि पूजा वस्त्राकर ने 47 रन बनाए। कुश्ती संघ अध्यक्ष चुनाव को लेकर जारी विवाद के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को खेल पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। अब ये अपने आप में खिलाड़ियों को खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछले कुछ दिन पहले ये जो विषय, खास करके जो एसोसिएशन का विषय आया था, वो एक राजनीतिक उस दायरे में फंसता चला जा रहा है। वो नहीं फंसना चाहिए था और उन्होंने अब चूँकि उस समय का विषय निकल गया और चुनाव हुआ है, तो चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारे यहाँ तो गांव में सामान्य व्यक्ति जिसको बहुत बड़ी समझ ना भी हो तो भी पंचायत का चुनाव जब होता है और मान लो बराबर वोट आ जाए और टॉस के साथ किसी एक का टॉस निकल जाए तो सब लोग मिल करके इस डेमोक्रेटिक तरीके को अपना लेते हैं कि हाँ भाई ये हमारा पंचायत का चुनाव नुमाइंदा है, चाहे टॉस से ही आया है। लेकिन यहाँ तो वोटिंग के बाद अगर कोई एसोसिएशन चुनी गई है तो उसको मान लेना चाहिए। अगली बार अपने प्रयत्न करके दोबारा से किसी को दोबारा करना चाहिए। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।